जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है 15 दिन 20 दिन 25 दिन का टाइम मिला गया है इलेक्शन में, पोलिंग डेट और रिजल्ट में। उसी स्टेट में बीजेपी जीत गई। जहाँ 3 दिन का टाइम मिला उसी स्टेट में बीजेपी हार गई। जो करना चाहता है उसको आप टाइम नहीं दे रहे, लेकिन जो नहीं करना चाहता उनको आप कह रहे हो आ जाओ और करके दिखा दो। बाकी जनता जब आवाज़ उठा रही है आप ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, परेशानी क्या है आपको? अगर मोदी जी का टंका बज रहा होता तो विपक्षी सरकार कहाँ होती? दिल्ली में वो मोदी जी की सरकार ना बन जाती, पंजाब में ना बन जाती, कर्नाटका में ना बन जाती, तेलंगाना में ना बन जाती, तमिलनाडु में ना बन जाती, वेस्ट बंगाल में ना बन जाती। यूपी में हालत खराब है, हाथरस केस होता है उसकी जबान बंद हो जाती है, उन्नाव केस होता है उसकी जबान बंद हो जाती है, BHU के गैंगरेप होता है उसकी जबान बंद हो जाती है। गाजियाबाद में लड़की के प्राइवेट पार्ट में पूरी की पूरी लाठी डाल दी गई थी। सारा फार्मा उद्योग बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, एम्स बंद कर दो, जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सब बंद कर दो, उसकी जगह मंदिर खुलवा दो, फिर तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। उनका दिमाग है या घुटनों में है? घुटनों में भी नहीं कह सकते उनके दिमाग को, तो मुझे लगता कहीं और ही चला गया। शंकराचार्य थे जो हिंदू धर्म के बड़े हैं, उनको बुलाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मोदी जी का इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा मेरी नज़र में गलत। मोदी जी को वोट सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम लोग कौन है? जिनको मुसलमानों से नफरत है। आप राहुल गांधी जी की बराबरी तो करके देखो, उनसे बैठ के एक बार आमने सामने डिबेट कर लो बड़ी जनता के सामने ना। आपको वो पानी पिला दे 2 मिनट के अंदर तो बात है। जहाँ बीजेपी का पैसा पकड़ा जाता है वहाँ IDI सो जाती है, CBI सो जाती है, IT सो जाता है। जहाँ कोई दूसरा पकड़ा जाता है ED फौरन तैयार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। महमूद प्राचा और जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप हैं, उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन चल रहा है और देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम लोग आए हैं, ईवीएम खिलाफ जम करके हल्ला बोल रहे हैं। मेरे साथ बीबी शर्मा हैं, आप इनको पहचानते होंगे कि किस तरीके से लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ईवीएम के जरिए धांधली हो सकती है। सर, मेरा पहला सवाल यही है, ईवीएम के जरिए धांधली कैसे हो सकती है? ईवीएम में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं, जहाँ जहाँ बीजेपी जीती है 15 दिन 20 दिन 25 दिन का टाइम मिला गया है इलेक्शन में, पोलिंग डेट और रिजल्ट में। उसी स्टेट में बीजेपी जीत गई। जहाँ 3 दिन का टाइम मिला उसी स्टेट में बीजेपी हार गई। तो सीधा सा मतलब है। और दूसरा, इस बात को शंका को बल इसलिए मिलता है 19 लाख ईवीएम जो है वो मशीनें गायब है। मशीनों की या तो हेर फेर हो रही है कि जो मशीनें जब पोलिंग होने के बाद स्ट्रांग रूम में जमा हो रही हैं वो कहीं और जा रही हैं, और जो पहले से सेट मशीनें हैं वो उनको अंदर रखा जा रहा है। अगर 19 लाख मशीनें गायब नहीं होती तो अल्टा पल्टी आप कैसे करोगे? तो आप कहते हैं ईवीएम को हैक किया जा सकता है, किया जाता है। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है, आप लोग हवा में तीर चला रहे हैं। हवा में तीर कैसे चला रहे हैं? जब हम पुख्ता सबूत देने के लिए तैयार हैं, साहब ये पीछे आज वो इस मुद्दे को उठा के खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें 50 ईवीएम मशीनें दे दो, हम आपको हैक करके दिखाते हैं। वो नहीं दे रहे, मशीनें नहीं दे रहे। हरि प्रसाद जी थे, कर्नाटका के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने बोला कि मुझे बुलाओ, मैं आपको हैक करके दिखाता हूँ मशीन कैसे हैक होती है। उनको इलेक्शन कमीशन टाइम नहीं दे रहा। जो करना चाहता है उसको आप टाइम नहीं दे रहे, लेकिन जो नहीं करना चाहता उनको आप कह रहे हो आ जाओ और करके दिखा दो, बिना हाथ लगाए करके दिखा दो। अरे वो चीज़ वहाँ पड़ी है, जब तक मैं उसमें हाथ नहीं लगाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा, तो तभी तो कुछ कर पाऊँगा। बटनों का मैं हेरफेर करूँगा, बटन दबाऊँगा, कुछ करूँगा। जब मॉक टेस्ट होता है 50 वोट डलते हैं, वोट डलवा के उंगलियाँ ही तो चलती हैं उस पर, फिर उसकी काउंटिंग करी जाती है, फिर उसे सारे को डिलीट करके मशीन को रीसेट करा जाता है। जब ये मशीन में ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग के ऑप्शन है, रीसेट करने के ऑप्शन है, तो जिस भी मशीन में रीसेट के ऑप्शन है, प्रोग्रामिंग के ऑप्शन है, तो उस मशीन में चेंजेस कैसे नहीं हो सकते? लगता है आपने इलेक्शन कमीशन का बयान नहीं सुना। क्या कहा? आप बोलिए ना। इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे कहा कि ईवीएम को कभी भी हैक नहीं किया जा सकता, ना सेटिंग की जा सकती, ना टेम्पर किया जा सकता है। टेम्पर प्रूफ है मशीन टेम्पर प्रूफ कैसे है? ईवीएम इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं करा जा सकता। ठीक है जी, हम आप मान लेते हैं हम एक्यूज्ड आदमी हैं, हमारे मन में शंका है कि ईवीएम हैक होती है। आप एक बार ईवीएम से हटा दो, दिक्कत क्या है आपको? बाकी जनता जब आवाज़ उठा रही है आप ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, परेशानी क्या है आपको? हम तो जड़ बुद्धि के आदमी हैं, लेकिन लोकतंत्र में हर एक का सम्मान करना चाहिए। अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है, जनता सवाल उठा रही है, ईवीएम के शक को दायरे में ले रही है, आप हटा दो चुनाव, आप करा लो बैलेट पेपर से, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रही बात चेंजेस करने की, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। हाँ, ये मोबाइल आपने देखा, 20 साल पुराना मोबाइल है ये, रिलायंस का। इनमें कोई इंटरनेट नहीं है, इनमें कोई ब्लूटूथ नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इनके सिर्फ बटन दबा के इनके क्लोन तैयार हो जाते थे। आपको भी याद होगा जब बिलिंग में शुरुआत हुई 3 मशीनों की इन मोबाइल्स की, फ़ोन आपके पास होता था, यूज़ कोई और कर रहा था तो बिल आपके खाते में चढ़ रहा होता था। मात्र आज से 20 साल पहले मात्र बटन दबा के हेरफेर करी जाती थी। और छोटे छोटे उदाहरण है, पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, आपके सामने डिजिटल मीटर चल रहा होता है, 10 लीटर आपने पेट्रोल भरवाया, उसमें हेरा फेरी करके लेकिन टंकी में आपके 9 लीटर आ रहा होता है। ऑटो में आप बैठते हो,
आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, आपका बिल 250 रुपये बनना चाहिए, वो बिल आपका 350 रुपये जंप मार जाता है। आपको सामने दिख रहा है, 10 किलोमीटर की दूरी को वो 15 किलोमीटर दिखा देता है आपके सामने, है सीधी सी बात है। कहाँ डंडी नहीं लगती? उनमें भी तो कोई इंटरनेट नहीं होता, उनमें भी तो कोई नहीं होता। लोग जीपीएस में चेंजेस कर देते हैं, जीपीएस की लोकेशन चेंज कर देते हैं, गूगल पे लोकेशन को रीडायरेक्ट कर देते हैं। गूगल पे क्या करना होता है? मैं अपने बच्चे को पेपर दिलवाने जा रहा था, दुहाई में उसका सेंटर पड़ा था, किसी ने उसमें हेरा फेरी करके, दुहाई जो है मेरठ गाजियाबाद रोड पे है, उस रोड पे वो दुहाई का सेंटर पड़ा हुआ था, किसी ने उसमें हेरा फेरी करके उसको डाल दिया NS24 पे। मेरा बेटा मुझसे अड़ गया, नहीं पापा ये तो NS24 पे पड़ता है सेंटर। मैंने कहा बेटा ये दुहाई गाँव इस रोड पे, नहीं पापा ये उसी पे, नहीं पापा ये उसी पे। मेरी उसकी बहुत बहस हुई, लेकिन जब अल्टीमेटली मैं उसे लेके गया, उसको दिख गया कि हाँ पापा ही सही थे। मामूली सी चेंजेस है, फ़र्क क्या है? इंटरनेट के ज़माने में जाओ तो आपके साथ सारी चीज़ें मौजूद है। एम्स का सर्वर हैक हुआ था, कितने दिन तक बंद रहा? और चलिए आप इंटरनेट नहीं थे, आप उसमें दे रहे, आप कहते हैं इंटरनेट नहीं है। बटनों का खेल है तो बटनों का खेल तो इसमें भी है। ये तो 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, आज तो टेक्नोलॉजी कितनी हाई फाई होगी। ईवीएम का सोर्स कोड दो आप IT प्रोफेशनल्स को, आप वो करके दिखाते हैं आपको। ईवीएम आप दे नहीं रहे, किसी को करने के लिए दे नहीं रहे, आप चीज़ सामने नहीं रख रहे, तो कैसे काम चलेगा बताइए? आप कहते हो जी हमारी चीज़ पाक साफ है, लेकिन हम आपको देंगे नहीं। आप इसमें हेरा फेरी दूर से करके दिखा दो। मैं यहाँ से खड़े खड़े वहाँ पे भाई साहब बत्ती जला दूंगा क्या? एक बार तो मुझे स्विच को ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा। लेकिन जब आप मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल देते हैं, इसमें सिग्नल आता है, जो रिलायंस के जो मालिक हैं या जो भी कम चलाते हैं, उनके पास सब कुछ पता होता है आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन ईवीएम में कोई सिग्नल नहीं आता, कोई नेटवर्क नहीं, कोई एंटीना नहीं लगा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ईवीएम नहीं है, कोई सिग्नल नहीं है, कोई एंटीना नहीं है। लेकिन मैंने आपको एक और उदाहरण दिया STD PCO मशीनों का, पेट्रोल पंप के मीटर का, उनमें भी तो कोई सिग्नल नहीं होते। पेट्रोल पंप पे हर दूसरा बंदा जानता है कि पेट्रोल पंप पे हेरा फेरी होती है। आप टंकी में देख रहे हो कि उसकी मीटर आ रहा है 10 लीटर का, आपकी टंकी में जा रहा है 9 लीटर, 9.5, उनमें भी तो कोई वो नहीं होता। बटनों का ही तो हेरफेर है भाई साहब, क्या दिक्कत क्या है? बटनों का ही तो हेरफेर है। मैंने मान लिया आपकी बात, आपने बिल्कुल सवाल जायज़ उठाया कि इसमें नेट है, इसमें चलो सिग्नल आते थे, ठीक है जी, इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ। पेट्रोल पंप पे कैसे हेरा फेरी होती है? ऑटो के मीटर में कैसे हेरा फेरी होती है? उनका क्या है? उनमें भी तो नेट नहीं होता, उनमें भी तो इंटरनेट नहीं है। फिर लेकिन मैं आप समझना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ईवीएम से बेईमानी होती है, हाँ। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा बोलने के लिए तैयार नहीं है। वे लोग अभी भी मानते हैं कि ईवीएम एक ईमानदार मशीन है। वो नहीं मानते, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार। मैं बता देता हूँ क्यों नहीं है। विपक्ष किस वजह से डरा हुआ है इस मामले पे बोलने के लिए? क्योंकि 1 या 2 या 3 जगह विपक्ष की सरकार बन जाती है, उसके बाद फिर वो उनके ऊपर कहते हैं कि जब आपकी सरकार बन गई तो आपने कुछ नहीं बोला, हमारी सरकार बन गई तो आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात, मेन स्ट्रीम का जो मीडिया है, जो पालतू मीडिया है, टीवी चैनल आज की डेट में, वो उनके ऊपर इतनी बुरी तरह हमलावर हो जाएंगे कि देखो हारे तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। वो उस बदनामी से डरे बैठे हैं। डरने का टाइम अब नहीं है, डू और डाई का टाइम है। जो कभी 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। आज वो इसी नारे की दोबारा वापस जरूरत है, करो या मरो। आप मीडिया आपके फेवर में तब भी नहीं था, मीडिया अब भी नहीं है। आप राहुल गांधी जी की किसी भी बाइट को उठा के देख लो, किसी भी बाइट को मीडिया फेवर करता है। मीडिया आज का पालतू मीडिया किसी भी राहुल गांधी जी को किसी भी बाइट को फेवर करता नजर आता है आपको? वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं तो कहते हैं भारत टूटा ही कब था। वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं तो कहते हैं न्याय किस बात का, न्याय कहाँ हो रहा है? वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, तो ये तो हमारी जाके विदेशों में बेइज्जती कर रहे हैं। अभी लोकतंत्र खतरे में सबने देखा ना, 143 के सांसद सस्पेंड कर दिए, आवाज़ उठाने पे सस्पेंड कर दिए। उनके वो वीडियो बना रहे थे मिमिक्री का, उसके अलावा और भी तो सारे मीडिया चैनल वीडियो बना रहा था। उनके ऊपर लोगों ने आरोप क्यों नहीं लगाए कि राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे थे, राहुल गांधी जी के ऊपर बदनाम करना शुरू कर दिया? मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा टूट के पड़ता है उनके ऊपर कि अगर वो चाय भी पी रहे होते, चाय का गिलास हटा के उनके शराब का गिलास रख दिया जाता है। ये देखो, ये है। पिछली बार यात्रा का आपको याद ही होगा, सर्दियों में शुरू हुई थी, उन्होंने हाफ टी शर्ट पहनी हुई थी। हाफ टी शर्ट पहनी है तो क्यों पहनी है? ये तो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहते हैं, ये तो वैसा दिखाना चाहते हैं। अब उनके अंदर जब वो सर्दी में गए, उनके अंदर का इनर चमकना शुरू, अरे ये देखो झूठा आदमी है तो इनर पहन के चलता है। अरे भाई इनर ना पहने, इंसान ही तो है यार। ठंड लगी तो मैं भी आज कोट पहन के आया हूँ, स्वेटर पहन के आया हूँ। तो उस चीज़ से थोड़ा सा विपक्ष डरा हुआ है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, और वो सपोर्ट तब भी नहीं करेगा। आप आवाज़ उठाओगे तब भी नहीं करेगा, आप सही की आवाज़ उठाओगे तब भी नहीं करेगा, और गलत की आवाज़ उठाओगे तब भी नहीं करेगा। लेकिन आपने पहले जिक्र किया कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हाँ। 3-2 से बीजेपी ने जीत दर्ज कर लिया। हाँ जी। मोदी जी की लोकप्रियता बताई जाती है कि मोदी जी लोकप्रिय हैं काफी। मोदी जी लोकप्रियता की कहाँ बताई जाती है? कौन बताता है मोदी जी की लोकप्रियता का? कौन पैमाना करता है? हर 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में एक मॉर्निंग कंसल्ट नाम की संस्था है, वो एक आंकड़ा जारी कर देती है जी, विश्व में मोदी जी की रैंकिंग 78%। लेकिन वो कितने लोगों पे सर्वे करती है? मात्र 5000 लोगों पे। ऑल ओवर वर्ल्ड की आबादी तो है 800 करोड़।
वो पूरे विश्व में सर्वे करके 5000 लोगों से ओपिनियन लेती है और उसमें वो दिखा देती है कि मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर हैं। विश्व नेताओं में 78% उन्होंने लोकप्रियता हासिल करी। 5000 लोगों में 78% लोकप्रियता हासिल हो जाएगी। 5000 चमचे तो मैं भी अपने खड़े कर दूंगा। आप मुझे वर्ल्ड लीडर घोषित कर दोगे? कर दोगे? नहीं करोगे ना। अगर मोदी जी की लोकप्रियता होती तो मैं इलेक्शन कमीशन का यहाँ आंकड़ा देता हूँ। 2019 के चुनाव हुए थे, करीब 93 करोड़ वोटर हमारे रजिस्टर्ड थे। उस 93 करोड़ में से 66 करोड़ लोग थे जिन्होंने अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करा था। उस 66 करोड़ में से बीजेपी को वोट मिले थे मात्र 23 करोड़ 70 लाख। 23 करोड़ 70 लाख, तो 23 करोड़ 70 लाख वो लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। और लेकिन दंगा क्या पीटा जाता है? 140 करोड़ लोग मोदी जी के साथ हैं। अरे भैया, अपने देश की अगर आप बात करते हो, 140 करोड़ लोग अगर मोदी जी के साथ हैं तो 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, जिसमें से 6 में वो अलायंस में है, 9 में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। बाकी जो 14 राज्य बचे हैं उनमें तो विपक्ष है। अगर मोदी जी का डंका बज रहा होता तो विपक्षी सरकार कहाँ होती? दिल्ली में मोदी जी की सरकार ना बन जाती, पंजाब में ना बन जाती, कर्नाटका में ना बन जाती, तेलंगाना में ना बन जाती, तमिलनाडु में ना बन जाती, वेस्ट बंगाल में ना बन जाती। अगर मोदी जी इतने लोकप्रिय तो हैं, मोदी जी की लोकप्रियता का डंका पीटा जाता है। पीटता कौन है? मेन स्ट्रीम का मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल जो है इसका टोटल पालतू चैनल है। पालतू चैनलों की आपको एक छोटी सी अभी एक दूसरे मुद्दे से भटक के मामूली सी बात है। BHU के गैंगरेप के आरोपी पकड़े गए तीनों, बीजेपी के IT सेल के पदाधिकारी हैं। किसी भी मीडिया चैनल ने उस पर कोई डिबेट करी हो, किसी ने उंगली उठाई हो तो आप मुझे दिखाइए, क्योंकि वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, कोई आवाज़ नहीं निकली। अभी अगर वो कांग्रेस के होते, तृणमूल के होते या किसी के होते, सारा का सारा मेन स्ट्रीम मीडिया लगा होता है। ये देखो, कांग्रेसियों में बलात्कारियों को समर्थन दिया जाता है, बलात्कारी जनता पार्टी। और अब तो नया नाम हो गया बीजेपी का, बलात्कारी जनता पार्टी। लगातार बलात्कार के केस इनमें पकड़े जा रहे हैं। सारे इनके मंत्री शामिल हैं। जो इनके मुख्य वो थे शाहनवाज हुसैन खान, वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय वो पॉक्सो एक्ट का सामना कर रहे हैं। बताइए। लेकिन सर सवाल है कि देखिए, कहा जा रहा है, टीवी वाले कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार, डबल इंजन सरकार यूपी में है, इसीलिए आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। किसी और की सरकार होती तो आरोपी गिरफ्तार भी नहीं होते। अच्छा, मान लेते हैं हम। अभी इसी ये डबल इंजन की सरकार में NCRB का आंकड़ा आया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया का आंकड़ा आया है, जिसमें यूपी टॉप पे आया है महिलाओं के साथ अत्याचार में, महिलाओं के साथ अपराध में। 16,507 मुकदमे दर्ज हुए पिछले साल में, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा थे। नंबर 1 पे गया, टॉप पे। ऐसी डबल इंजन की सरकार होती है। और आपने 2 महीने बाद उन्हें गिरफ्तार करा। कब? जब वो रेप केस हो चुका था, उसके बाद वो सारे के सारे तीनों आरोपित जो हैं वहाँ पहुँच गए थे। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करके वो वापस आए हैं। उसके बाद जब दबाव लगातार पड़ा है, तब जाके उनको गिरफ्तार कर लिया। उस पर आप अपनी पीठ ठोक रहे हो कि हमने इन्हें गिरफ्तार तो कर लिया, कोई और सरकार होती तो गिरफ्तार ही ना करती। अरे तुम्हारी तो सरकार है, फिर भी 16,507 कैसे आंकड़ा आ रहा है क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का? किस तरह से यूपी टॉप में है अभी भी? क्यों है? अगर डबल इंजन की सरकार है तो कोई जवाब है उनके पास इस चीज़ का? ये बड़प्पन है, डबल इंजन सरकार का गिरफ्तार करती है। अच्छा, गिरफ्तार करती है, ये बड़प्पन है। टीवी वाले लगातार बता रहे हैं। कई पत्रकारों का ट्वीट भी आया सामने, उन लोगों ने कहा कि मुलायम सिंह यादव को याद करने लगे वे लोग। मुलायम सिंह यादव की याद किसने करी थी? एक सुशांत सिन्हा। सुशांत सिन्हा ने अकेले उसी का ट्वीट आया कि देखो, हमने तो गिरफ्तार भी कर लिया, लेकिन कभी इस तरह से कि लड़के हैं, गलती हो जाती है करके छोड़ दिया जाता था। उसमें भी उसने कहा काउंटर करा, इतने 20 साल पुरानी बात, 25 साल 30 साल पुरानी बात को उसने ये नहीं कहा कि हाँ यूपी में अपराध बढ़ रहे हैं, यूपी में हालत खराब है। हाथरस केस होता है, उसकी जबान बंद हो जाती है। उन्नाव केस होता है, उसकी जबान बंद हो जाती है। BHU के गैंगरेप होता है, उसकी जबान बंद हो जाती है। गाजियाबाद में लड़की के प्राइवेट पार्ट में पूरी की पूरी लाठी डाल दी गई थी, प्राइवेट पार्ट में पूरी की पूरी लाठी डाल दी गई थी, उस पर उनकी जबान बंद हो जाती है। तब इनके ट्वीट कहाँ चले जाते हैं भाई? तब इनकी जबान क्यों नहीं खुलती? जब सरेआम उसे टायर डाल के जला दिया जाता है लड़की को, तब इनकी जबान बंद हो जाती है। तब क्यों नहीं इनकी आवाज़ खुलती? तब वो बड़प्पन कहाँ चला जाता है? तब वो बड़प्पन पैसे लेके छुप जाता है। क्यों नहीं इनकी जबान खुलती तब? क्योंकि इन्हें पता है कि पालतू हूँ मैं, मेरा पैसा आना बंद हो जाएगा। पेडिग्री वाले जो होते हैं, बिल्कुल वो चीज़ है इनकी हालत। पालतू मीडिया है जिससे विपक्ष थोड़ा सा डर रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपका तब भी सम्मान नहीं करना, उन्होंने आपको तब भी बाइट नहीं देनी, उन्होंने आपको तब भी अपनी पे जगह नहीं देनी, उन्होंने आपके ऊपर आरोप ही लगाने हैं। डरना बंद कर दो, खुल के आ जाओ, छोड़े होके आ जाओ। बिल्कुल सीधी सी बात है। एक एंकर हैं अमीश देवगन, न्यूज 18 इंडिया के, वो कह रहे हैं कि मंदिर जाइए, अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिर जाइए, अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। और अगर मंदिर चले गए तो आपको अस्पताल जाने की कोई जरूरत ही पड़ेगी नहीं। मतलब सारी बीमारियां जो हैं मंदिर जाने से ठीक हो जाएंगी। कि मंदिर जाओ और अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया फिर इतने जो एम्स खुले हुए, इतने जो हर हॉस्पिटल खुले हुए, इतने गली मोहल्लों में डॉक्टर की दुकानें खुली हुई, सब बंद कर दो, मेडिकल सीट्स बंद कर दो। मंदिर तो हर मोहल्ले में होता ही होता है,
हर मोहल्ले में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं ही हैं। जहाँ भी कम्युनिटी 5-10 से 20 हज़ार की होती है मंदिर होता है, आप जाके चले जाओ मंदिरों में अपने माथा टेको, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं। सारा फार्मा उद्योग बंद कर दो, दवाइयाँ बंद कर दो, एम्स बंद कर दो, जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं सब बंद कर दो, उसकी जगह मंदिर खुलवा दो, फिर तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। कितने बढ़िया आदमी है यार वो। उनका दिमाग है या घुटनों में है, घुटनों में भी नहीं कह सकते उनके दिमाग को, तो मुझे लगता है कहीं और ही चला गया कि मंदिर जाओगे तो आपको बीमारी नहीं होगी। अगर बीमार नहीं हो रही तो लोग, मैं भी सुबह मंदिर जाया हूँ, आप भी मंदिर होके आए हो, मैं भी अपने घर में सुबह पूजा करके निकला हूँ, उसके बाद कैसा है, क्या बीमारी नहीं होता आदमी? हर उसमें भी वो होते हैं, एम्स में भी मंदिर है, जो बड़े बड़े नर्सिंग होम होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ भी कहीं ना कहीं आला रखा होता है। दुनिया घुसती है, सबसे पहले भगवान का नाम लेती है, भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर देना, लेकिन ठीक कहाँ से होके आता है वो? डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, उस दूसरे रूप के बाद जाके ठीक होके आता है वो। पहले रूप को तो हमेशा दुनिया रखती है, अपने मन में रखती है, अपने दिमाग में रखती है, अपने दिल में रखती है, लेकिन अगर आप पहले रूप के भरोसे रह जाओगे तो आप बंद कर दो, सारे एम्स एम्स आज बंद कर दो, खत्म करो। अमीश देवगन कल को बीमार पड़े, उसे बिल्कुल मत बोलना कि किसी डॉक्टर पे नहीं जाएगा। जब वो पीछे बीमार हुआ था तब तो डॉक्टर्स के पास ही गया हुआ था। जब उसने अपनी बाइट डाली थी, टोपी पहन के दिखाया था अपने आप को कि यार मैं बीमार हूँ, अभी कुछ दिन तक हाजिर नहीं हुआ, तब वो कौन से मंदिर में बैठा भजन कर रहा था? डॉक्टर के पास जाके तो ठीक हुआ था वो, याद है आपको? उसने अपनी टोपी पहन के फोटो में डाली थी, मुझे कोल्ड हो गया, मैं अभी कुछ दिन तक आऊँगा नहीं, वो भूल गया वो। हम लोग अनाज खाते हैं, दाल रोटी सब्जी खाते हैं, वे लोग क्या खाते होंगे कि जो एंकर हैं तमाम, ये लोग क्या खाते होंगे जो इस तरह के बयान देते रहते हैं? कोई स्पेशल भोजन आता है क्या? बिल्कुल आता है जी। रिश्वत खाते हैं, सीधी सी बात है। पैसा मिल रहा है, उनका मुंह खुल रहा है। भाई पत्रकारों का काम होता है विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष से सवाल करना। वो हमेशा विपक्ष को कोसते हैं, वो हमेशा विपक्ष की बातों में सवाल उठाते हैं, वो सत्ता पक्ष को आवाज ही नहीं देते हैं। नेहरू जिम्मेदार हैं। नेहरू जिम्मेदार है। नेहरू जिम्मेदार होते तो आज इतनी तरक्की नहीं करा होता देश ने। जिस आज इसरो के बदौलत ही अपने कॉलर खड़े कर रहे हैं कि चंद्रयान भेज दिया हमने, L1 भेज दिया, वो इसरो देन जो है नेहरू जी की ही देन है। आज की IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, भाखड़ा नगर डैम बांध, वो सब चीज़ें नेहरू जी की देन है। नेहरू जी ने अपने लिए कुछ नहीं रखा, अपना जो आनंद भवन था वो भी उन्होंने देश के लिए दान कर दिया था। और ये आनंद भवन से ज़्यादा की 4 गुना वैल्यू का आज अपना केंद्रीय कार्यालय बनाए बैठे हैं। इन्होंने कुछ दान करा? कौन सी संपत्ति दान करी? कोविड काल में नड्डा जी जो इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, मात्र 5 पैकेट उन्होंने भोजन दान करा था, मात्र 5 पैकेट, और उसको ट्विटर पे हाईलाइट कर दिया था, ये देखिए जी मैं भी अपना सहयोग दे रहा हूँ। 5 लोगों को, इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े लोग, 5 पैकेट दान करा था उन्होंने कोविड में। लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी के आशीर्वाद से ही चंद्रयान सफल हो पाया। मोदी जी का किस बात का आशीर्वाद? मोदी जी का किस बात का आशीर्वाद? वो तो चरण चुम्बक मीडिया है, जिसे कहा जाता है चरण चुम्बक मीडिया। भगवान के अवतार माना जाता है उनको, युग पुरुष हैं। जो कह रहे हैं वो भी गधे, और जो इस बात पे यकीन करते हैं वो भी गधे। सीधी सी बात है। लोग पढ़े सुने, गालियां दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गधे हैं, टोटली गधे हैं जो अगर इस बात पे यकीन करते हैं कि भगवान के अवतार है। भगवान का अवतार तो हर आदमी है, भगवान से ही तो अवतरित हुए हम। अगर माना जाए तो भगवान के अवतार तो हम सभी हैं, भगवान के अंश से तो निकले हुए हैं, ब्रह्म के अंश से ही तो निकले हुए हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि अपने अंश में से ही निकाल के तो करी थी। हर कोई अवतार है, किस तरह से उनको अवतार मान लिया जाए? अवतार ऐसे होते हैं। मोदी जी जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने 22 तारीख को। देखिए देश का, अब मैं क्या कहूँ इस चीज़ को, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। शंकराचार्य थे जो हिंदू धर्म के बड़े हैं, उनको बुलाना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा के लिए। मोदी जी का इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा मेरी नज़र में गलत। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कोई मतलब नहीं बनता कि वो किसी एक धर्म को प्रमोट करें। अगर वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं तो वो चीज़ गलत। सरकार का काम भारत धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च बनाना नहीं है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा और ये सब काम करना नहीं है। आपको नहीं लगता मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं? मोदी जी 30-35 लोगों के हिंदू हृदय सम्राट है। मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे वो हृदय सम्राट नहीं है, सीधी सी बात है। और मेरे जैसे हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं। अगर वो हिंदू करते हैं तो गलत काम करते हैं। भारत पूरी विविधताओं से भरा हुआ देश है, हर जाति के धर्म के लोग भारत में मौजूद हैं, तो उन्हें भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करना चाहिए अपने आप को, ना कि हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री के तौर पे पेश करना चाहिए। सीधी सी बात है। हिंदू राष्ट्र में क्या ख्याल है आपका? कोई ख्याल नहीं है। हिंदू राष्ट्र बन गया तो हमें क्या फ़ायदा होगा? मैं कहता हूँ बेरोजगारी खत्म हो जाएगी क्या हिंदू राष्ट्र बनने से? बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मजे तो आपकी होंगे ना, ब्राह्मणों के मजे होंगे। कैसे मजे होंगे मेरे? धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाकर मानेंगे हम। उनके कहने से क्या होता है? वो खुद आदमी जो नंबर 1 फ्रॉड आदमी है वो। लोग सुनेंगे आपके चैनल पे, गालियां देंगे मुझे फिर से बहुत। पहले भी मैंने एक बार उनकी पोल खोली थी। फ्रॉड आदमी, नंबर 1 फ्रॉड आदमी, दुनिया भर की पर्ची निकालता है, अपने भाई की पर्ची नहीं निकाल पाया। SC/ST एक्ट में अंदर चला गया था वो। हाँ, उसने पर्चियाँ क्यों नहीं निकाली कि यहाँ पर रेप केस होगा?
या बलात्कार होंगे, या उड़ीसा में दुर्घटना हुई थी उसने उसकी पर्ची क्यों नहीं निकाली? हिंदू राष्ट्र ना बना अभी तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है, हमें क्या नुकसान है? इतने सारे लोग खड़े, कोई एक नुकसान बता दे कि हमें ये नुकसान हो रहा है हिंदू राष्ट्र ना बनने से, हमारी तरक्की नहीं हो रही, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ रही, या हमारे को नौकरी नहीं मिल रही। नुकसान बता दे और उसके बाद मुझे फ़ायदा बता दे कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद से फ़ायदा ये हो जाएगा हमें, ये बता दे कोई। मुसलमान टाइट हो जाएंगे, वही एग्जैक्ट है। आधे से ज़्यादा लोगों की दिमाग इसी चीज़ में चल रहा है कि मोदी जी को वोट सपोर्ट करने वाले मैक्सिमम लोग कौन है? जिनको मुसलमानों से नफरत है, वो ही उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कि मुसलमान तो टाइट हो रहे हैं, तो सिलेंडर 1000 का हो रहा है, हो जाए 2000 का हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुसलमान टाइट होने चाहिए। अरे भैया, मुसलमानों को टाइट करके तुम क्या ले लोगे यार? आज भी हमारी आबादी में उनकी कम से कम 25 करोड़ की आबादी है, देश की तरक्की में उनका सहयोग है लगातार, हर सेक्टर में उनकी भागीदारी है। किस किस सेक्टर से आप मुसलमानों से बच के भागोगे? क्या मुसलमानों ने हमारी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी नहीं दी? क्या अशफाकुल्ला खां फांसी पर नहीं झूले थे? क्या कैप्टन जो अब्दुल हमीद थे, परमवीर चक्र विजेता, क्या उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जब लड़ा था तो उन्होंने अपनी शहादत नहीं दी? क्या मिसाइल मैन अब्दुल कलाम मुसलमान नहीं थे? कौन से मुसलमान ने हमारी तरक्की में शामिल नहीं है? हर मुसलमान हमारी तरक्की में शामिल है, चाहे वो नीचे से लेकर ऊपर तक। आप जूता पहन के खड़े हो, जूता बनाने में मुसलमान शामिल है। आप कशीदाकारी के कपड़े पहनते हो, कढ़ाई के कपड़े पहनते हो, चिकनकारी के कपड़े पहनते हो, लखनऊ हुए आगरा के, उसमें मुसलमान शामिल है। कहाँ शामिल नहीं है? बेकरी उद्योग में मुसलमान शामिल है, हर जगह उनका शामिल है। वो कब कहते हैं कि हम शामिल नहीं है? वो देश की तरक्की में वो क्या योगदान नहीं दे रहे? हर काम में वो शामिल है, पूरा देश ही शामिल है, खाली मुसलमान नहीं, हिंदू भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, जैन भी शामिल है। हर जिसकी जैसी हैसियत है वो उस हिसाब से शामिल है देश की तरक्की में। तो आप मुसलमानों को अलग करके क्या कर लोगे? 24 में मोदी आएंगे, उन्होंने सीना ठोका था, दावा किया था खुद से। बिल्कुल, सीना ठोकने का उनका दावा सबसे बड़ा ये है जो आज ये प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम। अगर वो कहते हैं कि ईवीएम है, उनका दावा सही साबित हो जाएगा। ईवीएम हट जाएगी, दावा फुस है। अगर ईवीएम हटा दिया जाता है, कितनी सीटें आएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी हालांकि उम्मीद नहीं लग रही कि ईवीएम हटा दिया जाता, लेकिन अगर ईवीएम हट जाती है तो मोदी जी के दावे फुस हैं, 200 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। 200 सीट तक बीजेपी ला सकती, उम्मीद है आपको? जनता पसंद कर रही है। कर पाएगी, 150 पौने 200 सीट तो आ जाएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी। मैं बिल्कुल उसे ज़मीन पे नहीं रख के चल सकता। 37% उनका कोर वोटर है, लगभग 37% का कोर वोटर बिल्कुल बीजेपी करे बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पप्पू के अवतार से राहुल गांधी नहीं निकल पा रहे हैं। पप्पू, बादलों में राडार काम नहीं करेगा, मोदी जी का कथन, लेकिन पप्पू राहुल गांधी जी है। गटर के गैस से चाय बनाए मोदी जी, लेकिन पप्पू राहुल गांधी है। 84 में ईमेल का आविष्कार भी नहीं हुआ था, उन्होंने डिजिटल कैमरे से फ़ोटो खींच के बाकायदा ईमेल कर दी थी, लेकिन पप्पू राहुल गांधी जी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिस लीडिंग नारा दिया मोदी जी ने, बाद में उन्होंने करेक्शन करा, नहीं पढ़ाओ बोल रहा था, उसकी ज़बान मीडिया ने नहीं पकड़ी, क्योंकि मीडिया को राहुल गांधी जी दिखते हैं। आलू से सोना बनाने का सबसे पहला बयान मोदी जी का था गुजरात में भाषण के दौरान, लेकिन उसे एडिट करके राहुल गांधी जी के साथ चेप दिया, जिसकी वजह से उनकी पप्पू की इमेज बना दी गई। तो असल पप्पू कौन है, मोदी जी या राहुल गांधी जी? मैं जा रहा था, मैंने सामने जाके देखा कि एक बंदा मेरे सामने ट्यूब में गैस भर के लेके जा रहा है। भाई मेरी तो जिज्ञासा जाग गई, मैंने उससे पूछा भाई तुम गैस भर के कहाँ से लेके? कि जी मैं चाय का काम करता हूँ और नाले की गैस से मैं ट्यूब भर के लेके आ रहा हूँ। भाई साहब, आप किसी भी ट्यूब को, नाले की कितने भी प्रेशर से गैस आ रही हो, आप उसे ट्यूब में भर के दिखा दो। आप अपने फेफड़ों में जितना मर्जी जोर लगा लो, अगर आप ट्यूब में गैस भर के दिखा दो तो 40 PSI का प्रेशर होता है जब ट्यूब में गैस भरी जाती है, हवा भरी जाती है। आप भी स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हो, पेट्रोल पंप पे जब तक उसके कंप्रेशर में प्रेशर नहीं है, उसमें हवा नहीं भर सकती। ऐसी कौन सी प्रेशर से गैस निकल रही है कि जो उसने ट्यूब में भर ली? लेकिन मान लो बैठी लोग जनता ताली बजा रहे हैं, क्योंकि क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। ताली नहीं बजाएंगे तो उनका सस्पेंशन हो जाएगा, उन पे आवाज़ उठाएंगे उनका सस्पेंशन हो जाएगा। सरकारी अधिकारी हैं, वो बोल नहीं सकते, क्या करेंगे लोग? लेकिन इमेज बना दी कि पप्पू राहुल गांधी जी। पप्पू जी की आप राहुल गांधी जी की बराबरी तो करके देखो, उनसे बैठ के एक बार आमने सामने डिबेट कर लो बड़ी जनता के सामने, ना आपको वो पानी पिला दे 2 मिनट के अंदर तो बात है। एक नायर साहब ने, वो पत्रकार थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा, आज से 10-12 साल पहले, 2002 के गोधरा कांड के बाद 10-12 साल पहले। उन्होंने 2 सवाल पूछे थे, तीसरे सवाल में मोदी जी ने पानी मंगा लिया था। भाई दोस्ती कायम रहनी चाहिए, दोस्ती बरकरार रहनी चाहिए। अपने माइक वाइक निकाल के सब साइड में रख दिए थे, इंटरव्यू छोड़ के चल दिए थे मोदी जी। 10 साल होने को जा रहे हैं, आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी की हो तो दिखाओ। उन्हें पता है कि पत्रकार सवाल करेंगे, आप काउंटर करोगे, उनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए वो सामने नहीं आते। सवाल से डरते हैं, काउंटर क्वेश्चन डरते हैं। कुछ भी करें, आप सवाल से पूछो, काउंटर क्वेश्चन करो, अगर वो जवाब दे दें तो बात है। बिना टेलीप्रॉम्प्टर के वो पढ़ नहीं सकते। सैकड़ों ऐसे उनके वीडियो मौजूद हैं जहाँ उनकी ज़बान लड़खड़ा रही है, बात कर रहे हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर पीछे से वो उसमें गए थे भाषण देने, आपने ध्यान होगा, साउथ अफ्रीका गए थे, वहाँ टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया तो बात ही खत्म हो गई, रुक गए वो वहीं के वहीं, छुट्टी हो गई।
क्या करते हैं फिर वो? अडानी जी पर आप लोगों ने बवाल मचा रखा था, क्लीन चिट मिल गई उन्हें। अडानी जी को क्लीन चिट मिल गई है। अडानी जी जो सेबी का अध्यक्ष है, अडानी जी का समधी है, तो क्लीन चिट क्यों नहीं मिलेगी? बस एक लाइन का सवाल, एक लाइन का जवाब। क्या होगा 24 जब चुनाव हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी, क्या भविष्य होगा देश का, क्या देखते हैं आप? मैं बिल्कुल देखता हूँ जी, 24 के बाद मैं आपको इंटरव्यू देने लायक नहीं खड़ा हूँगा, आप इंटरव्यू लेने लायक नहीं बचोगे, सीधी सी बात है। चलिए बीवी का पूरी तरह खात्मा हो चुका होगा। विपक्षी पार्टियों का जिस तरह से अमित शाह जी ने बोला है, संसद में खड़े होकर पीछे आपने देखा होगा, जितने हो उतने भी नहीं दिखोगे, तो ये बात हकीकत है। हर जगह ईडी के समन जाते हैं, हर जगह ईडी पहुंचती है, विपक्षियों के पास पहुंचती है, सत्ता पक्ष से ईडी कभी सवाल ही नहीं करती। कर्नाटका में 8.5 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया था एमएलए के घर, आज तक ना ईडी पहुंची, ना सीबीआई पहुंची, ना आईटी पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा, मतलब ही नहीं। जहां बीजेपी का पैसा पकड़ा जाता है वहाँ ईडी सो जाती है, सीबीआई सो जाती है, आईटी सो जाता है। जहाँ कोई दूसरा पकड़ा जाता है ईडी फौरन तैयार है छापे डालने के लिए। 5600 केस हैं ईडी की, आप आज ही आई है। 5600 केस में से मात्र 23 केस अभी तक जो है सिरे चढ़े हैं, और उसमें से 95% केस जो है ईडी के, वो सारे के सारे विपक्षी पार्टियों के खिलाफ हैं। लेकिन इंडिया अलायंस में एकजुटता नहीं है। देखिए किस तरीके से टीएमसी कुछ कार्यकर्ताओं ने ईडी की टीम पर हमला किया। अधीर रंजन चौधरी का बयान आ गया, पीसी कर दिया उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी नाकाम सीएम है, बेकार सीएम है। ठीक है जी, ये बात उन्होंने बोली, इनमें आपस में नूरा कुश्ती चलती रहेगी। अभी ममता बनर्जी ने इससे पहले बयान दिया था कि 42 की 42 सीटों पे मैं लड़ूंगी, मैं किसी को सीट नहीं दूंगी, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस जो बोलेंगे। और ये अभी जब आपको नूरा कुश्ती लगातार, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते तब तक ये रोज़ आपको बयान इस तरह के सुनने को मिलेंगे। उन्हें पता है कि अगर केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं देगा तो केजरीवाल अंदर है, भगवंत मान अगर कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं देगा तो भगवंत मान अंदर है, उसके पीछे आईटी सीबीआई छुट जाएगी। उन्हें पता है कि अगर हम वो हर तरह से, आज शरद पवार जी के पोते के ऊपर उनकी कंपनी पर छापा डाल दिया ईडी ने, कार्रवाई हो रही है, इमीडिएट होती है। जहाँ जिसने मुंह खोला विपक्षी ने, उसके ऊपर ईडी छोड़ दी जाती है। तो विपक्षी भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं, उन्हें पता है कि आज हमने बोला तो हमें उठा के अंदर डाल देंगे। सुनवाई कोई हो नहीं रही, कोर्ट सीधा सुनता है 14 दिन जुडिशियल कस्टडी, 14 दिन जुडिशियल कस्टडी। मोदी जी इतने मासूम हैं? मोदी जी अगर मासूम है तो भैया ये बातों से लग रहा है मोदी जी मासूम है। मेरी बातों से लग रहा है कि मोदी जी मासूम है। क्या बात कर रहे हो आप सब? आदमी मर गए मोदी। आप कह रहे हैं कि जब कोई बोलेगा तो उसे जो है कि जेल में डाल दिया जाएगा, चुप रहेगा, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे लगता है मोदी मासूम है, मोदी जी नहीं जानते। हम मासूम नहीं है, मेरे फेवर में बोलो मैं कुछ नहीं करूँगा। वेस्ट बंगाल चुनाव से पहले उदाहरण देता हूँ, शुभेंदु अधिकारी थे, ममता जी के राइट हैंड थे, बहुत बड़े भ्रष्टाचारी थे, शारदा घोटाला, चिटफंड घोटाला, हर चीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जब उन्होंने उसको अपने पाले में ले लिया, शुभेंदु अधिकारी को सीएम फेस घोषित कर दिया, उसके बाद से आज तक 4 साल हो गए बीते हुए, चुनाव 3 साढ़े 3 साल हो गए, आज तक शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा थे, 2014 तक वो महाभ्रष्ट थे, जल घोटाला के ऊपर आरोप, उनके ऊपर आरोप थे, पाठशाला के आरोप थे उनके ऊपर। जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है। बाकायदा अमित शाह जी का बयान सबने देखा हुआ है। अरे हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे या नहीं थे बताइए? अरे छोड़ो सर, छोड़ो भैया, ऐसी बातें नहीं करते, सीधी सी बात है। छगन भुजबल, ईडी की जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई थी, बाकायदा वापिस ही ले ली गई। ईडी क्या जवाब दे रही है कि नहीं छगन भुजबल का तो हमारे पास नोटिस ही नहीं मिल रहा। यार ये कितनी मजाक बचकाना बात है। आप ही आरोप दाखिल कर रहे हो और आपके वो आरोप की कॉपी नहीं मिल रही, तो भैया कोर्ट से सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। आप पैसे जमा करो, 5 रुपये पर कॉपी में सर्टिफाइड कॉपी मिलती है, आप उसके ब्याह पे दोबारा अपील दायर करो। इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। हर कोर्ट से हर जगह सर्टिफाइड कॉपी मिल जाती है। मेरे खिलाफ अगर केस है और मुझे कोई पेपर चाहिए, मैं एक एप्लीकेशन दूंगा, सर मुझे ये पेपर चाहिए, वहाँ से आपको सर्टिफाइड कॉपी होकर वापस मिल जाएगी। मैं कह ही नहीं सकता कि मेरे पेपर खो गए, चलो मेरे पेपर खो गए, कोर्ट में तो मौजूद हैं। कोर्ट में गोसवारा बनता है किसी भी चीज़ का, गोसवारा में रिकॉर्ड सालों साल तक सुरक्षित रखा जाता है, सारा रिकॉर्ड वहाँ से मिल जाएगा। कितनी बचकानी दलील दी ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ। तो अब भी लगता है कि ईडी कोई निष्पक्ष है, आईटी निष्पक्ष है या सीबीआई निष्पक्ष है? अब भी लगता है मोदी जी के फेवर में वो काम करेगी तो ठीक है, मोदी जी के फेवर में वो काम नहीं करेंगे तो बात खत्म हो गई। जीवी शर्मा है और कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी जो तमाम एजेंसियां हैं वो नरेंद्र मोदी के समर्थन में, मोदी के फेवर में लगातार काम कर रही हैं। और अगर ईवीएम को हटा दिया जाए, नरेंद्र मोदी को लगभग 200 सीटें ही मिल पाएंगी। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।